मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीएम में इंटर की थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट किया कंपनी जेक्ट। आज का हमारा टारगेट है बेटा एक क्वेश्चन फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कंपनी कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लोज 20, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा कहां पे होती है, सेक्शन 2 के अंदर, और 2 के बाद में जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज। तो सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लोज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, incorporated under this act. This act means Companies Act 2013, Companies Act 2000, or under any previous company law in India. Previous company law in, क्या कहना चाहते हैं, सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर क्लियरली मेंशन है कंपनी का मतलब क्या है। हम कंपनी किसको मानेंगे, कंपनी मीन से कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, या तो कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुई है, उन सारी कंपनी को हम कंपनी बोलेंगे, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ इन इंडिया, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, 2013 से पहले कौन सा एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956। अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई है उसे भी हम क्या बोलेंगे, कंपनी। कंपनीज एक्ट तो छोड़ो, प्रीवियस कंपनी लॉ, इससे पहले कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1913, सबसे पहला कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 8050। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, कंपनी किसको मानेंगे, कंपनी मीन से कंपनी जो या तो नए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या किसी पुराने कंपनी एक्ट इन इंडिया, जो भी भारत में प्रीवियस कंपनी लॉ थे इंडिया में, अगर कोई कंपनी पुराने लॉ में रजिस्टर्ड है उसे भी हम क्या बोलेंगे। तो कंपनी चाहे नए एक्ट में रजिस्टर्ड हो चाहे किसी पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड हो, पुराना एक्ट मतलब पुराना एक्ट भी जो इंडिया में था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी, उसे हम क्या बोलेंगे। लेकिन आज मुझे ये बताओ, कंपनी तो उनको भी बोला जाएगा जो पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है, और उन कंपनियों पे एक्ट कौन सा लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी तो सारी है, चाहे पुराने प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड हुई हो चाहे नए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, दोनों को ही कंपनी कंसीडर किया जाएगा। पर आज के टाइम पे कंपनीज एक्ट कौन सा लगेगा उन पे, कंपनीज एक्ट 2013। अब जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें इतना तो समझ में आया कि कंपनी किसको मानेंगे, लेकिन अभी भी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंपनी क्या है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चे, साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कंपनी, पहली कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे हम भी पर्सन है बेटा, लेकिन हम क्या है बच्चे, नेचुरल पर्सन, वैसे ही कंपनी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ की नजरों में कंपनी एक नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या हो गई, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसी के अंदर बेटा दो बातें लिखी मैंने फर्स्ट पॉइंट में, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। ये कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी एक्ट डिसीजन एक्शन किसके थ्रू करती है,
सम ह्यूमन एजेंसी, और वो ह्यूमन एजेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, बोर्ड ऑफ। तो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है कंपनी की, बोर्ड ऑफ। मैं क्या कहना चाहता हूं कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन कंपनी जो एक्ट करती है वो किसके थ्रू करती है, सम ह्यूमन एजेंसी। और ह्यूमन एजेंसी का मतलब यहाँ क्या पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी की मैनेजमेंट किनके हाथों में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू। एक कंपनी भले ही एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, और जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सारी चीजें कौन भी कर सकती है बेटा, कंपनी, एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़। जैसे एक नेचुरल पर्सन को आप जेल भेज सकते हो, नेचुरल पर्सन कसम खा सकता है, नेचुरल पर्सन की शादी हो सकती है, डिवोर्स हो सकती है, लेकिन क्या एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या कंपनी को जेल में भेजा जा सकता है, क्या कंपनी ओथ कसम खा सकती है, क्या कंपनी की शादी हो सकती है, डिवोर्स नहीं। तो कह रहा है कि कंपनी भी भले एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन जो एक नेचुरल पर्सन एक्ट करता है वो सारे जनरली एक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कंपनी को जेल नहीं भेज सकते, कंपनी कसम नहीं खा सकती, कंपनी की शादी नहीं हो सकती, कंपनी का डिफॉल्ट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक में कोर्ट में कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट कैन डू एवरीथिंग which any natural person can do except jail, oath, marry, divorce. Second characteristic, it can hold its property in its own name. जो कंपनी होती है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करती है। आप ये नहीं बोलोगे बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई बच्चा बताएगा मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक, पब्लिक। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। तो ये रिलायंस की जो प्रॉपर्टी है, तो रिलायंस जो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है मुकेश अंबानी के नाम पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी जो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो किसके नाम पे होल्ड करती है, इट्स ओन नेम, अपने नाम पे, कंपनी के नाम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में कोई डाउट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम। मतलब अगर एक कंपनी किसी थर्ड पार्टी पे केस करना चाहती, अगर एक कंपनी थर्ड पार्टी पे स्यू करना चाहती, तो कंपनी जो केस करेगी, पिटीशन फाइल करेगी, किसके नाम से करेगी, इट्स ओन नेम। अगर रिलायंस कोई केस करना चाहती है थर्ड पार्टी पे, क्रेडिटर पे, इसके नाम से केस फाइल होगा, पिटीशन जो कोर्ट में फाइल होगी रिलायंस के नाम से। और अगर कोई थर्ड पार्टी, एरो देखो, अगर थर्ड पार्टी किस पे केस करना चाहती है तो वो कंपनी पे करेगी, रिलायंस पे करेगी या मुकेश अंबानी पे। मैंने क्या बोला, इट कैन स्यू एंड बी स्यू। चाहे कंपनी केस करे, चाहे कोई कंपनी पे केस करे, लेकिन केस किसके नाम से होगा, कंपनी के खुद के नाम से। चाहे कंपनी किसी थर्ड पार्टी पे केस करे या थर्ड पार्टी केस करना चाहती है तो वो किस पे केस करेगी, कंपनी के नाम पे केस। तीन कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में अगर मैं कहूं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। थर्ड, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम। दिक्कत शुरू की तीन कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कोई पूछना हो, यहां पे बेटा केस स्टडी आ सकती है आपके सीएम में, इंटर के एग्जाम में लिख सकते हो आप, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते। क्या है बेटा हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन को हम क्या भी बोल देते हैं, परमानेंट
परमानेंट एग्जिस्टेंस। परपीचुअल सक्सेशन को हम क्या भी बोलते हैं? परमानेंट एग्जिस्टेंस। तो पेपर में इस पे कई बार केस स्टडी या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है भाई परपीचुअल सक्सेशन? ये लाइन सबको याद करनी है। सबसे पहले की पॉइंट पे फोकस करो। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर आएंगे जाएंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। ये लाइन तो सबको याद रखनी। किस वजह से? परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी की एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है परपीचुअल सक्सेशन, जो बोलती है मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। इसका मतलब मेंबर में डाई और चेंज, मेंबर की डेथ हो सकती है, मेंबर चेंज हो सकते हैं, बट कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाइंडिंग अप ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। यहां से ध्यान से समझना जो मैं बताने चाहता हूं। एक पॉइंट सभी बच्चों को याद रखना है। जो कंपनी होती है बेटा, कंपनी होती है, कंपनी का आने का भी एक लीगल प्रोसीजर होता है और जाने का। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उस इनकॉर्पोरेशन का भी एक लीगल प्रोसीजर होता है। क्या होता है बच्चे? एक लीगल प्रोसीजर, उसी को हम बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, वेदर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी, तो कंपनी आने का भी एक लीगल प्रोसीजर है, और उस लीगल प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर आप अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हो तो उसका भी एक लीगल प्रोसीजर है, उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। मैंने क्या बात बताई आपको? देखता हूं कितने बच्चे समझ पाए। कंपनी का आने का भी एक लीगल प्रोसीजर है और कंपनी का जाने का भी एक लीगल प्रोसीजर। आने के लीगल प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो तुम्हें वो पूरा प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, वाइंडिंग अप, तो फिर उसके लिए भी वाइंडिंग अप प्रोसीजर। और एक बात हमेशा याद रखना, कंपनी की दो स्टेज होती है। एक होती है गोइंग कंसर्न, कौन सी स्टेज? और एक होती है वाइंडिंग अप। जैसे हमारी दो स्टेज होती है, जीवन और मृत्यु, तो कंपनी की भी दो स्टेज, गोइंग कंसर्न स्टेज और वाइंडिंग अप। तो गोइंग कंसर्न में कंपनी को कौन चला रहे होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब कंपनी गोइंग कंसर्न स्टेज पे होते हैं तो कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ। लेकिन अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए तो वाइंडिंग अप में कोर्ट को किसको अपॉइंट करती है? लिक्विडेटर। कोर्ट किसको अपॉइंट करती है? लिक्विडेटर को। और लिक्विडेटर क्या करता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? लिक्विडेटर क्या करता है? एसेट को रियलाइज करेगा, और लायबिलिटी को क्या करेगा? पे ऑफ करेगा। भैया वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर आके करेगा क्या? एसेट को रियलाइज करेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। अगर कोई सरप्लस है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट, अगर है तो। मैंने दो पॉइंट और यहां से जानबूझ के ऐड ऑन की। जल्दी से बताओ मुझे, कंपनी की दो स्टेज, गोइंग कंसर्न स्टेज, वाइंडिंग अप स्टेज। गोइंग कंसर्न में कंपनी किसके हाथ में होती है? उसको मैनेज कौन करती है? बोर्ड ऑफ। और जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है वो किसको हैंड ओवर कर दी जाती है? लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करती है? कोर्ट। और लिक्विडेटर क्या करता है? एसेट को रियलाइज, लायबिलिटी को पे ऑफ, अगर कोई सरप्लस बच गया तो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैंने एक और बात बताई, कंपनी की आने का भी एक लीगल प्रोसीजर है और जाने का भी एक लीगल प्रोसीजर है। आने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जाने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप प्रोसीजर। मैं क्या कहना चाहता हूं, पेपर में परपीचुअल सक्सेशन आ गया, पहला पॉइंट क्या लिखा होगे?
मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। दूसरा पॉइंट, मेंबर में डाई और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल, जब तक तुम खुद ना डिसाइड कर लो किसी की, देखो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं, इट्स एग्जिस्टेंस, कंपनी की एग्जिस्टेंस अफेक्टेड नहीं होगी अगर किसी मेंबर की क्या हो जाए, या वो मेंबर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, तो मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी, कोई मेंबर पागल हो जाए बेटा, तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। किसी मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि कंपनी में कैरेक्टरिस्टिक होती है परपीचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन। मेंबर की डेथ क्यों ना हो जाए, मेंबर चेंज भी हो सकते हैं, भैया मैं अपने शेयर ट्रांसफर करके निकल गया, कोई और आ गया, तो क्या मेंबर के चेंज होने से या उसकी डेथ होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ, अगर तुम कंपनी को बंद करना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो फिर आपको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप में क्या होगा, एसेट को रियलाइज करेंगे, लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, और जो भी सरप्लस है उसे डिस्ट्रीब्यूट। तो भैया किसी की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इंसैनिटी से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपनी कंपनी बंद करनी है तो उसके लिए भी आपको एक लीगल प्रोसीजर, वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो करना। द शेयर ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफिनिटली, भैया कंपनी के शेयर चेंज होते रहते हैं, मैंने आपको शेयर ट्रांसफर किया, किसी और ने किसको, एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप अपने शेयर चेंज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, तो लो लोन। अगर आपको इसकी लाइफ खत्म करनी है तो फिर उसका एक क्या तरीका है बेटा, आपको वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो करना। मुझे बताओ पेपर में परपेचुअल सक्सेशन में चार मोटी मोटी बातें आपको क्या समझ, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। ठीक है बेटा, जो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, तो अगर आप इसको डिसोल्व भी करना चाहते हैं, वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो करना। इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहता हूं, अगर हमने पार्टनरशिप बनाई होती, कंपनी ना बना के पार्टनरशिप बनाई होती, और जनरली किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, बेटा पार्टनरशिप में अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट नहीं होता, जबकि कंपनी में मेंबर की डेथ से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क। और तो और बेटा कंपनीज एक्ट में एक और कंसेप्ट आया, आपने सुना होगा बेटा, वन पर्सन कंपनी। बेटा एक नई तरीके की कंपनी आई है, ओपीसी। आज भी कंपनी दो ही तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, लेकिन प्राइवेट के अंदर एक नई कैटेगरी आई है, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी इज ऑल्सो कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी नाम से ही बताओ मुझे कितने मेंबर होते हैं इसमें, और अगर कल इस एक मेंबर की डेथ हो जाए, क्या हो जाए इस एक मेंबर की, तो मुझे बताओ क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। ओपीसी इज ऑल्सो ए कंपनी, और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। जब हम वन पर्सन कंपनी बनाते हैं तो डे वन पे एक नॉमिनी का नाम मेंशन करते हैं, तो अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाए, या वो अकेला मेंबर की डेथ हो जाए, या वो इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो नॉमिनी बिकम न्यू सोल मेंबर ऑफ द कंपनी। तो मैंने क्या ये बात प्रूव कर दी कि वन पर्सन कंपनी में एक मेंबर होता है, उसकी डेथ के बाद भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है परपेचुअल सक्सेशन। और वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, अगर उसकी डेथ भी हो जाए तो नॉमिनी बिकम न्यू सोल मेंबर ऑफ द। मैंने परपेचुअल सक्सेशन पे कितना सारा ज्ञान आपको दिया या नहीं? ये देखो मैंने क्या लिखा है एक एग्जांपल में, मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर
100 साल से पुरानी कंपनी है। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देयर वाज ए कंपनी थी जिसमें 7 मेंबर थे और सबकी डेथ हो गई, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। उनके बच्चे लीगल हायर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, उन पे शेयर क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिशन हो जाएंगे, वो शेयर उनके पास चले जाएंगे। अगर उनके लीगल हायर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद ही चाहते हैं डिसोल्व करना, वाइंडिंग अप करना, तो वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो करके कंपनी को एग्जिस्टेंस से बाहर किया। 4 कैरेक्टरिस्टिक मैं बता चुका हूं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। सेकंड क्या बताया मैंने, इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। थर्ड, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम। और फोर्थ, परपेचुअल सक्सेशन। और टैगलाइन क्या है परपेचुअल सक्सेशन की, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन। कोई दिक्कत किसी को? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेड लाइबिलिटी। फिफ्थ क्या है बच्चे, लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां ध्यान से समझ, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड द extent of unpaid amount on the share held by them। हाँ भाई, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। और किस एक्सटेंट तक लिमिटेड है, ये वर्ड आपको याद रखना है बेटा। कौन सा, अनपेड अमाउंट। मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। किस एक्सटेंट तक, अनपेड अमाउंट। जितने भी मेंबर ने शेयर होल्ड कर रखी है उस पे जितना अनपेड अमाउंट है, मैक्सिमम लाइबिलिटी मेंबर की उतनी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक बच्चों, एक्स लिमिटेड पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट होती तो क्या मेंशन होता, प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड में अनमोल ने 1000 शेयर होल्ड किए। कितने शेयर होल्ड कर रखे, और फेस वैल्यू है बेटा ₹10। 7 रुपीज पेड अप है। कितने पेड कर चुके हम, अनपेड कितने हैं, मुझे ये बताएगा अनमोल। अनमोल एक्स लिमिटेड का एक मेंबर है, तो अनमोल की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी, 3000। 3 क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने बोला था अनपेड अमाउंट, तो 3 इंटू 1000। तो अनमोल की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है, फीस 3000। तो मैक्सिमम पैसा अनमोल से कितना मंगाया जा सकता है, 3000 रुपए, चाहे कंपनी की लाइबिलिटी 300 करोड़ क्यों ना हो। सपोज कीजिए कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, 30 करोड़, लेकिन अनमोल से मैक्सिमम कितना पैसा मंगाया जा सकता है, 3000। और अगर अनमोल बेटा फुल्ली पेड अप होता, क्या होता बच्चे, फुल्ली पेड अप, अनमोल ने अपना सारा पैसा ऑलरेडी पे कर दिया है, क्या अनमोल से कोई पैसा मंगा सकती है कंपनी? तो अगर अनमोल फुल्ली पेड अप है तो अनमोल की कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इस एक्सटेंट तक मैक्सिमम कितना पैसा मंगाया जा सकता है, जितने मेंबर ने शेयर होल्ड किए है उस पे जितना भी अनपेड अमाउंट है मैक्सिमम उतना पैसा कंपनी उससे मंगा सकती। अगर मेंबर फुल्ली पेड अप है तो कंपनी कोई पैसा मेंबर से नहीं मंगाएगी। कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, मेंबर की लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। और किस एक्सटेंट तक, अनपेड अमाउंट, जितने उसने शेयर हेल्ड किए है उस पे जितना अनपेड अमाउंट है
मैक्सिमम लायबिलिटी मेंबर की उतनी। 5 कैरेक्टरिस्टिक बताई, कोई डाउट? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कॉमन सील। द कॉमन सील इज यूज बाय कंपनी फॉर अफिक्सिंग इट्स। एक बात बताओ, कंपनी नेचुरल पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन? तो मुझे एक बात बताओ, भले ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन जैसे नेचुरल पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या कंपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से? बिल्कुल कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक नेचुरल पर्सन भी कर सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर कोई कंपनी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कंपनी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है, बट कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी खुद तो साइन नहीं करेगी। कंपनी के बिहाफ पे साइन कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ, मैं क्या कहना चाहता हूं, कॉमन सील। भैया कंपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर सकती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी खुद के फिजिकल साइन तो कर नहीं सकती, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वहां पे साइन हो गया, कंपनी की स्टैंप लगेगी, तो वही कंपनी की कॉमन सील होती है। वो क्या होती है बेटा? कॉमन सील। क्लियर बच्चे? तो कंपनी क्या यूज करती है बेटा? कॉमन सील। सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट साइन ऑन इट्स ऑन द डॉक्यूमेंट। तो ये कंपनी खुद तो साइन नहीं करेगी, तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो नाउ द यूज कॉमन सील। लेकिन आज के टाइम पे बेटा, पहले 4 डॉक्यूमेंट ऐसे होते थे जिन पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी था, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, हमारा ओरिजिनल कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013। पहली बार कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ 2015 में, एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। कॉमन सील अब क्या हो गई है बेटा? ऑप्शनल। यानी 2015 से पहले कुछ डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी था, अब तुम किसी भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना क्या हो गया? ऑप्शनल। अगर आप लगाना चाहते हो कंपनी की कॉमन सील तो लगा सकते हो, लेकिन अब क्या होगा? ये बेटा जो कॉमन सील ऑप्शनल हुआ ना, कई बच्चे समझ नहीं पाते। ये कॉमन सील मेटल की होती, वो वाली नहीं, सिंपल इंक वाली, ये मेटल की कॉमन सील होती। जैसे आपने देखा होगा सीबीएसई के पेपर होते हैं, तो वहां डोटेड डोटेड व्हाइट इंक नहीं होती, इसमें डोटेड डोटेड थोड़ा सा उभर जाता है पेज उसे लगने से। हाँ, सीबीएसई की वो जो कॉपी आती है कॉमन सील, वो वाली कॉमन सील क्या हो गई अब? ऑप्शनल। भारी एक कॉमन मेटल की कॉमन सील होती है, वो पहले कुछ डॉक्यूमेंट पे लगाना मैंडेटरी था, उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता था शेयर सर्टिफिकेट। पहले 4 डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी था, आज के टाइम पे कॉमन सील क्या है बेटा? ऑप्शनल। अगर आपके पास कॉमन सील है और आप किसी डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, पर एज पर लॉ अगर आप नहीं लगाते हो तो वो कोई लॉ का वोलेशन नहीं। तो कंपनी एक्ट 2013, कॉमन सील टू फिक्स ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन आज के टाइम पे कॉमन सील क्या हो गया बेटा? ऑप्शनल। हाँ, कॉमन सील तो नहीं लगानी, लेकिन आप ऑल सच डॉक्यूमेंट जहां पे किसकी रिक्वायरमेंट थी, अब अगर सिर्फ क्या कर दीजिए, कौन साइन कर दे उस पे? 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर एंड सीएस। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा केस स्टडी। भैया कॉमन सील ऑप्शनल हो गया, वो जो डॉक्यूमेंट जिन पे कॉमन सील लगाना जरूरी था, तो अब कॉमन सील तो ऑप्शनल हो गया, लेकिन उसकी जगह पे क्या कर दिए थे बेटा? 2 डायरेक्टर साइन कर दे, साइन बाय 2 डायरेक्टर, और 1 डायरेक्टर एंड अगर आपकी कंपनी में सीएस है तो 1 डायरेक्टर सीएस साइन कर दे, तो आपने वो पूरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से क्या किया है बेटा? ऑथेंटिकेट, उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट माना जाए।
कॉमन सील ऑप्शनल, उसकी जगह क्या कर सकते हो आप, या तो दो डायरेक्टर साइन कर दे डॉक्यूमेंट को, और वन डायरेक्टर एंड सीएस, अगर आपकी कंपनी में सीएस है। सर मेरी कंपनी में सीएस नहीं, तो दो डायरेक्टर तो जरूर होंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, दो। नेक्स्ट बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक ना अलग ही है बेटा, ये इसका पार्ट बन गई है। मैंने कितनी कैरेक्टरिस्टिक बता दी अब तक, 6। कौन कौन सी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन sue एंड बी sue इन इट्स ओन नेम, परपेचुअल सक्सेशन। फिफ्थ हमारी क्या थी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। सिक्स्थ कॉमन सील। सेवंथ ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। बेटा शेयर ऑफ मेंबर, जो बेटा शेयर होता है ना, शेयर का जो नेचर होता है, शेयर का नेचर सेक्शन 44 बोलता है बेटा, शेयर का नेचर होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर का नेचर क्या होता है बच्चे, मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक पब्लिक कंपनी, अगर आप पब्लिक कंपनी के मेंबर हो, अगर आप क्या हो बेटा, पब्लिक कंपनी के मेंबर हो, तो पब्लिक कंपनी के मेंबर इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर ट्रांसफर। इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर। लेकिन एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी में बेटा, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल का मतलब बेटा जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, एमओए एंड एओए। एओए को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल बनाएगी, और आर्टिकल में क्या डिफाइन होते हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपको किसी कंपनी के इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट में होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं क्या कहना चाहता हूं, पब्लिक कंपनी के मेंबर अपने शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सेप्ट इसको छोड़ के प्राइवेट। बेटा प्राइवेट कंपनी के मेंबर पे रेस्ट्रिक्शन है। जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली अपने शेयर बाहर वालों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट कंपनी के मेंबर को अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं, तो पहला ऑफर अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को देंगे। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर कभी भी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर डायरेक्टली बाहर वालों को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहले प्राइवेट कंपनी का मेंबर किसे ऑफर देगा, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर विद इन टाइम पीरियड उनके शेयर एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर प्राइवेट कंपनी के मेंबर बाहर वालों को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर प्राइवेट कंपनी के मेंबर डायरेक्टली बाहर वालों को अपने शेयर ट्रांसफर, हाँ पब्लिक कंपनी के मेंबर जब चाहे किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या भी हो गई, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है। उन 3 रेस्ट्रिक्शन में से एक रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर डायरेक्टली अपने शेयर बाहर वालों को ट्रांसफर नहीं करें। अगर ट्रांसफर करने हैं तो पहला ऑफर किसको देंगे, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर। और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 200। मिनिमम कितने होते हैं, 2। और ये मैंने बताई दिया कैपेसिटी टू स्यू एंड डिस्यू। एक कंपनी अपने नाम से केस करेगी और कोई कंपनी पे केस करेगा, वो भी कंपनी के नाम से, ना कि डायरेक्टर के नाम। तो केस कोई कंपनी पे करता है, तो जो पिटीशन फाइल होगी, केस स्यू होगा, वो कंपनी के नाम से होगा, ना कि कंपनी के डायरेक्टर के नाम से। हो जाएगा नहीं बेटा। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी? अगर इस पे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अगर हम बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी की, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है बेटा, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसका मतलब क्या है बच्चे, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है बेटा कंपनी के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी।
जिन मेंबर ने कंपनी बनाई है और जो कंपनी है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाए। पब्लिक कंपनी में, ये बताओ पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं? सपोज कीजिए पब्लिक कंपनी किसी ने बनाई, मिनिमम कितने मेंबर से बनती है? 7। प्राइवेट कंपनी कितने मेंबर से बनती है? 2। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जिन्होंने इन 7 मेंबर ने जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, या 2 मेंबर ने जिन्होंने प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, कंपनी को और इन मेंबर को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। वेयर ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कहां पे रजिस्टर्ड होती है? आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। या मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था आरओसी, कंपनी एक्ट में एक अथॉरिटी का नाम क्या है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे ही तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो उसे कपड़े किसके पहना दिए जाते हैं? इट इज क्लोथ विद ए लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी क्या हो जाती है अपने आप में? एक लीगल पर्सनैलिटी। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट सेम राइट एंड पावर। जो एक ह्यूमन बीइंग को, नेचुरल पर्सन को राइट्स और पावर होते हैं, वो सारी पावर्स और राइट्स किसके पास भी होते हैं? कंपनी के, एज ए आर्टिफिशियल लीगल। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स। तो जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है, जो मेंबर है कंपनी के, उन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाए। बेटा एक बात बताओ, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करती है या नहीं? जैसे एक नेचुरल पर्सन का अपना बैंक अकाउंट होता है, क्या कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट ओपन होता है। जैसे एक नेचुरल पर्सन लोन रेज करता है, एक कंपनी भी बैंक से लोन रेज। क्या एक लायबिलिटी इनकर कर सकती है कंपनी? बिल्कुल। क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है? बिल्कुल। तो हम कहना क्या चाहते हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई, जिन्होंने कंपनी बनाई, बेटा एक वर्ड होता है सब्सक्राइबर। क्या होता है? क्या होता है सब्सक्राइबर? जो शुरुआती दिनों में जो कंपनी के शेयर लेने के लिए एग्री हुए, मैं और अनमोल प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हम दोनों ने डिसाइड किया 50-50% शेयर होल्ड करेंगे। तो शुरुआत में हमारी पोजीशन क्या है? सब्सक्राइबर। जैसे ही हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, हम बन जाएंगे मेंबर। यानी शुरुआत में हमारा नाम क्या था? सब्सक्राइबर। मिनिमम कितने सब्सक्राइबर होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर होते हैं। सब्सक्राइबर का मतलब जो इनिशियल स्टेज पे कंपनी के शेयर लेने के लिए एग्री हुए थे, और जब हमें शेयर अलॉट हो जाएंगे तो हम मेंबर हो जाएंगे। इनिशियली हमें क्या बोला गया? सब्सक्राइबर। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सब्सक्राइबर, प्राइवेट कंपनी में 2 सब्सक्राइबर, ओपीसी में 1 सब्सक्राइबर। ये भी याद रखना है एमसीक्यू में। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो इनिशियली कंपनी के शेयर लेने के लिए एग्री हुए हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर, पब्लिक कंपनी में 7 सब्सक्राइबर, ओपीसी में 1 सब्सक्राइबर। और एक और बात सुनो, सब्सक्राइबर में भी इंडिविजुअल, सब्सक्राइबर में भी कंपनी बॉडी को। क्या बताया मैंने? सब्सक्राइबर इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब जरूरी नहीं जो 7 लोग एग्री हुए हैं, कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं, मिनिमम सब्सक्राइबर कितने चाहिए, लेकिन उनमें से 3 कंपनी है, चलेगा। सब्सक्राइबर में भी इंडिविजुअल, सब्सक्राइबर में भी कंपनी। समझ आया नहीं? लेकिन डायरेक्टर इज ऑलवेज इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। डायरेक्टर हमेशा नेचुरल पर्सन होंगे, हमारा जैसा पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है कंपनी। लेकिन सब्सक्राइबर में भी इंडिविजुअल, सब्सक्राइबर में भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक कंपनी भी सब्सक्राइबर हो सकती। समझ आया नहीं? तो कुल मिला के इसमें आपको ज्यादा नहीं जाना है बेटा। मैंने क्या बताया यहां पे? मैंने क्या बताया बेटा? कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो शुरुआत में सब्सक्राइबर कंपनी बनाने के लिए एग्री हुए हैं, उन्हें अलग ट्रीट किया जाएगा, कंपनी को अलग ट्रीट किया जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है बेटा? तो ये था बेटा। और जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ो बेटा, एक केस का नाम जरूर पता हो। कौन सा केस? जब भी पेपर में सेपरेट लीगल एंटिटी पे क्वेश्चन हो, केस का नाम शो करके आना है, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था बेटा?
मिस्टर सालोमन ने किसका बेनिफिट लिया था बेटा? कौन से कंसेप्ट का? सेपरेट लीगल क्लियर है या नहीं बच्चे? तो ये था बेटा सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड। तो अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बात करूं, क्यों ना हम इसको सालोमन वर्सेस सालोमन केस को समझते हैं, इससे हमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट और क्लियर हो। तो हम देखते हैं बेटा सालोमन वर्सेस सालोमन का केस। देखो बच्चे केस देखो, जब भी आप सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ो, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जब भी पेपर में सेपरेट लीगल एंटिटी पे कोई क्वेश्चन हो तो आपको कौन सा केस लिख के आना बेटा? लैंडमार्क केस है, इंपॉर्टेंट केस है, फेमस केस है। क्या नाम है केस का? सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। एक तो मिस्टर सालोमन है इंडिविजुअल, और कंपनी कौन सी है? सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। बेटा पहले ना समझने फोकस करो, नोट डाउन करने वाली चीज नहीं। मैं स्टेप वाइज चलता हूं। स्टेप 1 कहानी के तौर पे समझना। एक मिस्टर सालोमन है, कौन है बेटा? मिस्टर सालोमन। वो क्या करता है बेटा? शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मिस्टर सालोमन क्या करता था? शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और जो मिस्टर सालोमन कौन था बच्चे? एक शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता था। और मिस्टर सालोमन एक क्या था? सोल प्रोप्राइटर। कौन था बच्चे? सोल प्रोप्राइटर। किस फॉर्म में बिजनेस कर रहा था बेटा? ये सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मिस्टर सालोमन ने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई हुई थी, और कौन सा बिजनेस कर रहा था? शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक दिन तुम्हारे अरुण सर ने मिस्टर सालोमन को, थोड़ा सा मजाक में ताकि आपको कंसेप्ट, मिस्टर सालोमन को अरुण सर ने क्या बताया? यार तुम्हारे जूते इतने अच्छे हैं, क्या क्वालिटी के जूते बनाते हो, लेकिन इस गली से बाहर तुम्हारे जूतों को कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि तुम बिजनेस ही किस फॉर्म में कर रहे हो? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसने कहा तो फिर मैं क्या करूं? मैंने सलाह दी बेटा, अरुण सर ने सलाह दी कि आप कंपनी बनाओ। क्या बनाओ आप? उसने कहा उससे क्या बेनिफिट होगा? कह रहे कि जब तुम कंपनी फॉर्म में बिजनेस करोगे तो तुम्हें तुम्हारे देश में तो लोग जानेंगे ही। कोका कोला कंपनी तो है, एप्पल क्या है बेटा? कंपनी है। क्या वर्ल्ड वाइड फेमस है या नहीं? भैया मिस्टर सालोमन की मेरी बात समझ में आई। और मिस्टर सालोमन ने क्या किया बेटा? मिस्टर सालोमन ने कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी? सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड। अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी बनाई इसने? प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक। बाद में क्या लिखा हुआ? लिमिटेड। तो मिस्टर सालोमन ने कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी बच्चे? पब्लिक कंपनी। अब भैया पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम 7 मेंबर चाहिए थे। तो मिस्टर सालोमन ने देखो क्या होशियारी दिखाई। एक तो मिस्टर सालोमन खुद, सात मेंबर किसके? 4 इसके बेटे, एक बेटी, एक वाइफ। कितने हो गए भाई मेंबर? ये देखो हो गए 7 मेंबर। तो कितना नालायक, अपने घर से ही कंपनी बनाई। और एंटायर कंट्रोल, सारे शेयर किसके पास है? एंटायर कंट्रोल कंपनी का किसके पास है? खुद के पास। सारे शेयर कौन होल्ड कर रहा है बेटा? ऑल शेयर एक्सेप्ट 1 ईच। इन सबको कितने? 4 बेटे को 1 शेयर ईच। इनको कितने दे दिए बेटा? एक एक शेयर, 1 शेयर, 1 शेयर। देखो कितना दिमाग लगाया।
अरे भैया कंपनी में 7 शेयर होल्डर चाहिए, कहीं ये थोड़ा लिखा है कि सब इक्वल शेयर होल्ड करेंगे। तो 4 बेटे को एक एक शेयर दे दिया, एक बेटी को शेयर दे दिया, एक वाइफ को, और एंटायर कंट्रोल किसके पास है? मिस्टर सालोमन। सारे शेयर कौन होल्ड कर रहा है कंपनी के? मिस्टर सालोमन। समझ आया नहीं? तो मिस्टर सालोमन ने कंपनी बनाई, और फिर मिस्टर सालोमन ने कंपनी बना के बेटा क्या किया? मिस्टर सालोमन ने अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया? अबे मिस्टर सालोमन ने क्या किया? किसको बिजनेस ट्रांसफर किया मिस्टर सालोमन ने? सालोमन कंपनी। जब उसने बिजनेस ट्रांसफर किया तो कंपनी ने बदले में मिस्टर सालोमन को क्या दिया होगा? कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन में क्या दिया गया बेटा? कंसीडरेशन। ये मिस्टर सालोमन ने जब अपना पूरा बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया? सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। तो कंपनी ने बेटा क्या कंसीडरेशन दिया मिस्टर सालोमन को? इसको 10,000 के तो बेटा मान लेते 10,000 के तो अपनी कंपनी के क्या दे दिए बेटा? 10,000 के मान लेते हैं, इसको क्या इशू कर दिया बेटा? सिक्योर्ड डिबेंचर। बैलेंस क्या कर दिया बेटा? एग्जांपल के तौर तो कंसीडरेशन में क्या मिला? एक तो कंपनी के शेयर दे दिए मिस्टर सालोमन को, और सिक्योर्ड डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब, डिबेंचर इज नथिंग इज ए लोन। और ये कौन से डिबेंचर थे बेटा? अब डिबेंचर भी दो तरीके के, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है बच्चे? कि कंपनी ने मिस्टर सालोमन को 10,000 के क्या दे दिए? सिक्योर्ड डिबेंचर इशू की। यानी वो सिक्योर्ड डिबेंचर इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने उससे उधार ले रखा। और डिबेंचर पे कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। और फाइनली क्या होता है डिबेंचर का? रिडम्पशन। डिबेंचर का क्या होता है बेटा? रिडम्पशन। सिक्योर्ड क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि सिक्योर्ड इसलिए बोला जाता है, कंपनी ने इनके खिलाफ क्या क्रिएट किया है बेटा? चार्ज। कंपनी ने सिक्योर्ड डिबेंचर के होल्डर के फेवर में क्या क्रिएट किया है? तो कंपनी ने क्या दिया बेटा? कंसीडरेशन में मिस्टर सालोमन को 10,000 के अपने शेयर, 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब उन डिबेंचर के फेवर में चार्ज क्रिएट किया। चार्ज का मतलब सिक्योर। जैसे मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कि भैया अगर तुम्हारा ये पैसा नहीं दिया तो तुम हमारी ये प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड। ठीक है बेटा। अब ये जो मिस्टर सालोमन है बेटा, ये बदतमीज किस्म का आदमी है मिस्टर सालोमन। कंपनी तो इसको मिल गई, लेकिन ये कंपनी को सही से चला नहीं पाया। मिस्टर सालोमन बेटा एक बात बताओ, मिस्टर सालोमन ने अब कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया, अब कंपनी को खुद चलाने लगा मिस्टर सालोमन। लेकिन ये नालायक आदमी कंपनी सही से नहीं चला पा रहा था, और पैसे की जरूरत फिर पड़ गई। कंपनी में तो वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है, और पैसा तो कंपनी में चाहिए ही। तो मिस्टर सालोमन ने क्या किया? किसी को क्या इशू किया बेटा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। मिस्टर सालोमन ने क्या इशू किए? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। और क्या रेज कर लिया बेटा? डेट रेज कर। डिबेंचर इज लोन। तो मिस्टर सालोमन ने अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करके किसी पर्सन को क्या रेज किया? डेट, पैसा ले लिया। फिर भी मिस्टर सालोमन से कंपनी नहीं संभली, तो फिर कंपनी बेटा किस में चली गई? जब कंपनी की हालत खराब हो गई, कंपनी किस में चली गई बेटा? वाइंडिंग अप। किस में चली गई? और वाइंडिंग अप में गोइंग कंसर्न में कंपनी को कौन चला रहे होते हैं? जब कंपनी गोइंग कंसर्न में होती है तो कंपनी को मैनेज कौन कर रहे होते हैं? बोर्ड ऑफ। लेकिन जैसे ही कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो कोर्ट किसको अपॉइंट करती है? लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर क्या करता है?
एसेट को रियलाइज करता है, लाइबिलिटी को क्या करता है, पे हो। और अगर कोई सरप्लस बचा तो सरप्लस को क्या कर दिया जाएगा बेटा, अब भैया वाइंडिंग अप हो, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, लिक्विडेटर आए। अब हुआ क्या बेटा, कंपनी के पास, एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कंपनी के पास 10,000 रुपए पड़े हुए। कितने रुपए, तो क्वेश्चन यहां पे ये आ गया 10,000 रुपए सिक्योर्ड डिबेंचर को मिले या अनसिक्योर्ड डिबेंचर, मान लेते हैं इससे भी 10,000 रुपए ले। तो कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, लिक्विडेटर आ गए, कंपनी के पास 10,000 रुपए है, लेकिन पेमेंट के लिए बहुत सारी लाइन लगी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है 10,000 पहले किसको दे, सिक्योर्ड डिबेंचर को या अनसिक्योर्ड को। अब तुमने तो कह दिया बेटा सिक्योर्ड डिबेंचर, ये बेचारा जो हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर था, ये जज के सामने दीवार में सर मारने लगा, कह रहा कि जज साहब मेरी बात तो सुनो। कह रहा कि नालायक आदमी, चोर आदमी कौन था, मिस्टर सालोमन। एंटायर कंट्रोल किसका था कंपनी पे, मिस्टर सालोमन। बदतमीजी किसने की, मिस्टर सालोमन। कंपनी बर्बाद किसकी वजह से हुई, मिस्टर सालोमन। और आप क्या कह रहे हो, पहले पेमेंट किसकी हो, और मिस्टर सालोमन ही तो सिक्योर्ड डिबेंचर भी था, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलती, क्या गुनाह कर दिया पैसा देके। कह रहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कंपनी में कंसेप्ट होता है कौन सा बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सा कंसेप्ट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हम सालोमन और सालोमन की जो कंपनी है उन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, और पहले पेमेंट किसकी होगी, पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मिस्टर सालोमन। तो उस केस में मिस्टर सालोमन और उसकी कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर किया गया। मिस्टर सालोमन इज डिफरेंट फ्रॉम सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड। तो क्या मैं बोल सकता हूं मिस्टर सालोमन ने सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लिया या नहीं लिया। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम सेपरेट लीगल। कोई दिक्कत? मैंने आपको क्या बताया बेटा, व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टर। कोई दिक्कत? तो अगर हम दोबारा से बात करें, आज हमने जो पढ़ा बेटा इसमें, व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं बेटा सिंपल भाषा में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। पहली कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। सेकंड, इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन sue and be sue in its own name. Perpetual succession, member may come, member may go, but company goes on forever. Death, insolvency, insanity of member does not affect the existence of company. Limited liability of member, the liability of member is limited to the extent of unpaid amount on the share held by them. The liability of member is limited. फिर कॉमन सील, कॉमन सील इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, याद रखना। कॉमन सील, ये लाइन लिख के आना, कॉमन सील इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब कॉमन सील ऑप्शनल है। हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कराना है आपको तो किसको से ऑथेंटिकेट करा सकते हो उसको, 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी अपने शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकती है बिकॉज नेचर ऑफ शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है, उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर डायरेक्टली अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, पहला ऑफर प्राइवेट कंपनी के मेंबर किसको देंगे, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर। लास्ट क्या पढ़ा बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। केस का नाम सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर।
मिस्टर सालोमन को अलग ट्रीट किया गया उसकी कंपनी से, और मिस्टर सालोमन ने सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट। क्लियर है? तो हमने आज बेटा डिटेल में क्या देखा, व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कोई दिक्कत? भाई हमने व्हाट इज कंपनी देखा एंड कंपनी एंड इट्स। क्लियर?